Uh, so guys, welcome everyone. My name is 𝐲𝐻𝐞𝐞 and in this lecture I'll be talking about EC2. So guys, आज के लेक्चर में हम लोग EC2 पे डिस्कशन करने वाले हैं। As we all know, ये बहुत पॉपुलर सर्विस है AWS की। Anybody जो कोई भी AWS सीखना चाहता है, जो स्टार्ट करता है Amazon वेब सर्विसेज सीखना, वो यहीं से स्टार्ट करता है। ये कॉमन सर्विस है, अक्सर लोग EC2 से AWS की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो EC2 को आज हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर पूरा थ्योरी है। ओके, आज का लेक्चर पूरा थ्योरी है। आज के लेक्चर में मैं आपको EC2 में कुछ करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको यही समझाऊंगा कि EC2 क्या है और अमेजोन के EC2 वाली सर्विस को किस तरह से क्राफ्ट किया है, ये आपके पर्पस के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे यूजफुल हो सकती है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले। ओके, सो गाइस, जिन लोगों को थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से चाहिए EC2 की, ये लेक्चर उनके लिए। ओके, एनीवेज, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज या लिनक्स के EC2 इंस्टेंसेस, मतलब कि वर्चुअल मशीन्स, कैसे लॉन्च किए जाते हैं, उन्हें कनेक्ट कैसे किया जाता है, उन पे अगर डेटा वगैरह कॉपी करना है या एप्लीकेशन होस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग आगे चल के देखने वाले ये सब चीज। आज के लेक्चर में सिर्फ EC2 की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ओके, सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ओके, तो EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। सो बेसिकली विथ EC2 आप कर क्या सकते हो, आप इसके जरिए वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। VMs कैन बी क्रिएटेड इन AWS। तो बेसिकली VM मतलब वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे आप EC2 के जरिए वर्चुअल मशीन बना सकते हो Amazon वेब सर्विसेज में। तो अक्सर बहुत सारे लोग हैं ना, EC2 को एक हाइपरवाइजर समझ बैठते हैं। हाइपरवाइजर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड होता है या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप 1 हाइपरवाइजर है या टाइप 2 हाइपरवाइजर है। टाइप 1 हाइपरवाइजर को भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो इमेजिन करिए ये आपका सर्वर है, तो ये आपका सर्वर है। तो अगर आप अपने सर्वर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ESXi, तो अगर आप ESXi अपने सर्वर पे इंस्टॉल करते हो, ESXi एक VMware का सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली सर्वर पे इंस्टॉल होता है। इसे विंडोज 10 में या विंडोज 11 में नहीं इंस्टॉल करते हो आप, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीज है। ये सीधा आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो सकता है। और ESXi बेसिकली क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि आप यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सको। तो ये जो वर्चुअल मशीन्स है जो आप बनाने वाले हो आपके सर्वर के ऊपर, ये ESXi के जरिए बना सकते हो। तो सिंस ESXi सीधा सीधा आपके सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, इसे टाइप 1 हाइपरवाइजर आप क्या कहते हो। तो ये टाइप 1 हाइपरवाइजर है। ठीक है, तो हाइपरवाइजर कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जाके VM लॉन्च कर सकते हो। सिमिलरली नॉर्मली आप अपने लैपटॉप्स यूज करते हो, तो यूजुअली क्या होता है, ये आपका लैपटॉप अगर है, एक्चुअली आई स्लाइटली ड्रॉ माय लैपटॉप अ बिट लार्जर। तो ये आपका लैपटॉप है, जस्ट इमेजिन दैट इज योर लैपटॉप। तो अक्सर हमारे लैपटॉप पे बाय डिफॉल्ट हम लोग किसी भी लैपटॉप के ऊपर यूजुअली विंडोज का OS यूज करते हैं। दीज डेज विंडोज 11। ओके, तो आजकल आपके लैपटॉप पे विंडोज 11 होता है। ऑन टॉप ऑफ विंडोज 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर कॉल्ड VMware वर्कस्टेशन। ये VMware एक कंपनी है, इनका एक प्रोडक्ट है वर्कस्टेशन। ओके, तो ऑन ऑन विंडोज 11 आप इंस्टॉल करते हो VMware वर्कस्टेशन, और यहाँ पर आपकी वर्चुअल मशीन्स आप स्पिन कर सकते हो। ये आपकी वर्चुअल मशीन बन गई। ओके, दैट इज वन वर्चुअल मशीन। तो आपके वर्चुअल मशीन्स बन गए। फाइन। तो VMware वर्कस्टेशन डायरेक्टली आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं हो सकता है, उसे विंडोज 11 या कोई विंडोज OS अक्सर जरूरत पड़ती है VMware वर्कस्टेशन को। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक विंडोज का क्लाइंट इंस्टॉल कर दो आप, काफी हो गया। और ऑन दैट ऑफ विंडोज क्लाइंट आप अपना वर्कस्टेशन इंस्टॉल करके आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो। सो गाइज, मेरे पास भी वर्कस्टेशन इंस्टॉल्ड है अपने लैपटॉप पे, अक्सर मैं यूज करता हूँ वर्कस्टेशन को। तो इफ आई क्लिक माई स्टार्ट बटन और यहाँ पे अगर मैं
टाइप करूँ वर्क WORK, इमीडिएटली लाइक आपको है ना यहाँ VMware वर्कस्टेशन आपको दिख जाएगा. Here I have a licensed copy of VMware Workstation installed on my laptop. Okay. So इसका लाइसेंस होता है. VMware वर्कस्टेशन फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको उसको परचेज करना पड़ता है. ओके, तो हियर आई हैव VMware वर्कस्टेशन, और इस वर्कस्टेशन के अंदर मैंने उबंटू का एक वर्चुअल मशीन लॉन्च किया. ओके, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बना करके आपको उबंटू चाहो तो या विंडोज चाहो आप इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, तो ऑन VMware वर्कस्टेशन मैंने उबंटू इंस्टॉल किया. ठीक है, अगर मैं इस मशीन को लॉन्च करूँ, अगर मैं VM में जाकर स्नैपशॉट में जाके किसी एक स्नैपशॉट को रिवर्ट करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो इफ ऑन माई लैपटॉप अगर आप देखोगे ना तो मेरे रिसोर्सेस को अगर मैं बताऊँ आपको, तो मेरा रैम वगैरह आप यूटिलाइजेशन देख सकते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8.3 GB ऑफ रैम यूटिलाइजेशन. CPU is almost like 55-57%. Okay, clear? तो these are my resource consumption. अगर इस वर्चुअल मशीन को yes बोल के मैं स्टार्ट कर लूँ ना, तो ऑटोमेटिकली आपका रैम आप देखोगे धीरे धीरे रैम यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस. ओके, तो 8 GB का 10 GB 11 GB के तरफ जा रहा है ये रैम. ओके, ऑलमोस्ट 11 GB अभी रीच हो गया. क्लियर? एंड हियर यू कैन सी आई हैव अ उबंटू एनवायरनमेंट ऑल्सो राइट अवेलेबल. कंट्रोल ऑल्ट एंटर कर लूँ, फुल स्क्रीन कर लूँ, हियर इज योर उबंटू. आप अपना टर्मिनल लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे, और आप उबंटू के जो भी कमांड्स है ls वगैरह करके आपको कमांड्स फायर कर सकते हो, या डायरेक्टरी बनाना है mkdir लाइक लेट्स से डेटा दैट गॉट क्रिएटेड ls करके देख सकते हो डेटा वाला डायरेक्टरी बना है. इस पूरे मशीन को मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पे आपका विंडोज सिस्टम है. ठीक है, क्लियर? और अगर इस मशीन को बंद कर दूं, मैं इस मशीन को जाके यहाँ से मैं VM में जाके पावर ऑप्शंस में जाके इसको पावर ऑफ कर दूं, एंड आई विल क्लोज दिस VMware वर्कस्टेशन. ओके, आई विल क्लोज इट. सो यू कैन सी देयर इज अ सडन फॉल ऑफ मेमोरी. ठीक है, तो VMware वर्कस्टेशन क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ VMware वर्कस्टेशन आप है ना अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को लॉजिकली स्प्लिट कर सकते हो इनटू डिफरेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स, और इन कंप्यूटर्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आप लर्निंग टेस्टिंग जो करना है कर सकते हो. फाइन. तो VMware वर्कस्टेशन एक हाइपरवाइजर है, वैसे ही ESXi है. तो यूजुअली स्टूडेंट्स या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जनरली लाइक बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. किसी स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो किसी को नेटवर्किंग सीखनी है, किसी और कुछ सीखना है. तो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के कंप्यूटर पे ऑन टॉप ऑफ योर विंडोज OS आप वर्कस्टेशन देखते हो. वर्कस्टेशन होता है और उस वर्कस्टेशन के अंदर वर्चुअल मशीन्स होती है. ओके, सो जब भी आप पर्सनल लेवल के ऊपर जब आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स की जरूरत है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, आप वर्चुअल मशीन बनाते हो विथ वर्कस्टेशन. एंटरप्राइज में जहाँ पे प्रोडक्शन पर्पस के लिए सर्वर्स को होस्ट करना है और वर्चुअलाइज करना है, वहाँ पे ESXi जैसा प्रोडक्ट है. सो गाइज ये हाइपरवाइजर है, और बहुत सारे लोग EC2 को गलती से हाइपरवाइजर समझ बैठते हैं, जबकि ये नहीं है. EC2 इज नॉट अ हाइपरवाइजर. ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, EC2 Amazon की एक सर्विस है जो Amazon के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको वर्चुअल मशीन्स बनाने में हेल्प करती है. ओके, क्लियर? सो बेसिकली EC2 एग्जैक्टली काम कैसे करता है? तो Amazon के सर्वर्स जो है, तो ये देखिए ये AWS के सर्वर है. ओके, यहाँ पे Amazon के सर्वर्स है. सो ऑल दीज आर सर्वर्स ऑफ Amazon. ठीक है, तो Amazon AWS सर्वर्स है ये. सो Amazon इन सर्वर्स के ऊपर या तो जेन सर्वर इंस्टॉल करता है, या फिर Amazon ने अपना कंप्लीटली, ठीक है, प्रोप्राइटरी हाइपरवाइजर डेवलप किया, नाइट्रो सिस्टम. तो Amazon कैन आइदर यूज नाइट्रो सिस्टम और जेन सर्वर. जेन सर्वर यूजुअली Amazon के जो पुराने फिजिकल सर्वर्स है उन पे इंस्टॉल होता है. ठीक है, जो Amazon नए सर्वर्स जो लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जो न्यू सर्वर्स वो अपने प्रोडक्शन पे ऐड कर रहा है, उन सब पे Amazon ने लाइक नाइट्रो सिस्टम यूज किया है. तो आप नाइट्रो सिस्टम के बारे में जस्ट गूगल करके सर्च कर सकते हो. तो इफ आई सर्च फॉर AWS नाइट्रो सिस्टम, so you can just search for this AWS Nitro System. So here you will find Nitro System is a lightweight hypervisor. Okay, तो इस पेज के ऊपर आपको नाइट्रो सिस्टम के सारे नोट्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो AWS Nitro System is the underlying platform for our next generation
ऑफ EC2 इंस्टेंस। तो जो EC2 इंस्टेंस है, इंस्टेंस मतलब वर्चुअल मशीन, ओके। सो EC2 इंस्टेंस मतलब कि जो Amazon की वर्चुअल मशीन है, वो सब जो Amazon के लेटेस्ट हाइपरवाइजर नाइट्रो सिस्टम पे बेस्ड है। तो नाइट्रो सिस्टम, ठीक है, is the underlying platform for the next generation of EC2 instance that enables AWS to innovate faster, further reduces the cost to our customers, and deliver added benefit like increased security and new instance type. Okay, AWS has a completely reimagined our virtualization infrastructure. Okay, typically hypervisors protect the physical hardware and buyers virtualize the CPU, storage, networking, and provide a rich set of management capabilities. With Nitro Systems, we are able to break apart those functions, offload them to dedicated hardware and software, and reduce cost by delivering practically all the resources of a server to your instance. मतलब आइसोलेशन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसी आपकी जरूरत है। ओके, क्लियर। तो Amazon का नाइट्रो सिस्टम इज द नेक्स्ट जनरेशन हाइपरवाइजर, ठीक है, फ्रॉम AWS। okay, here you'll find much more detailed information in this video from Amazon Web Services. Okay, इसी पेज पे ये नाइट्रो सिस्टम के ऊपर ये वीडियो है। ओके, आप चाहो तो बाद में देख लेना इस वीडियो को, और यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए हुए नाइट्रो सिस्टम के ऊपर। ओके, अभी देखिए Amazon के जो फिजिकल सर्वर्स है, वहां पे या तो फिर पुराने जनरेशन के जो सर्वर्स है उन पे जेन सर्वर है, और न्यू जनरेशन है वहां पे नाइट्रो सिस्टम है। तो यहाँ पे Amazon की जो वर्चुअल मशीन्स बनती है, ओके, जो Amazon के सर्वर्स के ऊपर जो अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बन रही है, तो पहली बात तो ये है, अगर आपने AWS के EC2 की सर्विस को इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो आप नहीं जानते हो लाइक वर्चुअल मशीन बनती कैसे। तो आपको ये कोई भी फिजिकल सर्वर दिखता नहीं है। मतलब कि अगर आप कोई रीजन में हो, जैसे कि मुंबई रीजन, तो इन मुंबई रीजन कितने फिजिकल सर्वर्स है Amazon के डेटा सेंटर में, उस अवेलेबिलिटी जोन में, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ओके, उन सर्वर्स पे, कौन से सर्वर्स पे कितनी मशीन से, यू डोंट सी एनीथिंग। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू क्रिएट योर वर्चुअल सर्वर, ठीक है, तो यू हैव टू कनेक्ट वन ऑफ द AWS सर्विसेज। तो ऑन वन ऑफ द सर्वर्स Amazon हैज डिप्लॉयड EC2। EC2 बेसिकली क्या है? EC2 एक ऑर्केस्ट्रेटर है। तो EC2, मैं इसको बोलना चाहता हूँ ये एक Amazon की सर्विस है, लेकिन एकदम लेमन टर्मिनोलॉजी में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो EC2 वर्चुअलाइजेशन ऑर्केस्ट्रेटर है। ओके, तो जब आप वर्चुअल मशीन्स बनाना चाहते हो Amazon के अंदर, तो यू एज अ यूजर थ्रू द इंटरनेट यू आर गोइंग टू कम हियर, ठीक है, तो थ्रू द इंटरनेट, तो इफ दिस इज द इंटरनेट, इफ दैट इज द इंटरनेट and this is your laptop, so just imagine like this blue color box is your laptop. In your laptop you have a web browser, so just imagine that is your web browser. So this is something like Chrome, and in here you are accessing AWS console. Okay, so basically what happens is your connection is created from this web browser all the way through the internet to EC2 service, okay, via the AWS management console. And on EC2, when you run anything, like on EC2 when you want to launch an instance or you want to do something, so what EC2 does, it can see the fleet of AWS physical servers in their infrastructure. तो ये AWS के physical servers है, EC2 can see all the physical servers, and it can determine which server has more load and which server has lesser load. So when you launch a new instance, when you launch a new virtual machine, so this, if imagine this is going to be your virtual machine, it will be launched on a server which will be available for you, जहाँ पे लोड नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो EC2 exactly क्या करता है? EC2 can see all the servers in the Amazon's availability zone, and it can figure out the best server to run your virtual machine, ठीक है। तो अगर Amazon आपको सर्वर बता दिया, तो बेसिकली लाइक यू विल प्लेस ऑल योर लोड ऑन वन सर्वर। दैट इज अ बैड थिंग। एक सर्वर क्रैश हुआ, बहुत सारे वर्चुअल मशीन आपके क्रैश हो सकते हैं। तो Amazon आपको एक अवेलेबिलिटी जोन में कितने फिजिकल सर्वर है इसकी इंफॉर्मेशन कभी नहीं देता है। इन फिजिकल सर्वर्स पे कौन सी मशीन चल रही है ये आपको कभी नहीं पता चलता है। तो कितने फिजिकल सर्वर्स है और कौन से फिजिकल सर्वर्स के ऊपर कितनी वर्चुअल मशीन्स रन हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ EC2 के पास होती है। जब आप EC2 को बोलते हो कि मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए, तो आपके अकाउंट के अगेंस्ट एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करने का काम
EC2 करता है और वो बेस्ट सर्वर चूज करता है फ्रॉम ऑल द थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सर्वर्स दैट आर देयर इन AWS अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो याद रखिए EC2 is not that engine that runs your virtual machine. To run your virtual machine, you need a hypervisor. Zen server is the hypervisor, or AWS Nitro System is the hypervisor. EC2 is an orchestrator. You send an instruction to EC2, and EC2 will ensure your requirement is accomplished by spinning up a virtual machine of your choice, okay, into their infrastructure. So guys, I think like EC2 आपको अभी अच्छे से समझ में आया. People who have worked with VMware or any kind of virtualization in the past will be understanding this, how the things work. So just imagine for the people who have coming from the background of VMware. So what is your vCenter server for a VMware professional, ठीक है, is EC2 for the AWS engineer. Okay. The only thing is a VMware professional will also be managing the physical server and the ESXi and all the other aspects of the physical infrastructure. The AWS engineer doesn't have to do this. Amazon is going to ensure the infrastructure, the physical components of the infrastructure are in place and available and working. Okay. So since it is a shared responsibility model in the cloud, AWS responsibility लेता है बहुत सारी चीजों की, and your responsibility is very less. ठीक है. So I think guys, this is clear to all of you. Okay. Now let's come to EC2 instances. What is the meaning of EC2 instance? Okay. So in very simple language, okay, what is a virtual machine? Virtual machine. So virtual machine, basically when you actually logically split a physical machine, a physical computer into small pieces. तो आपके पास एक फिजिकल सर्वर है या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है. जब इस सर्वर को, इस डेस्कटॉप को आप स्प्लिट करते हो, उसके छोटे छोटे लॉजिकल मशीन्स बनाते हो. ठीक है, इन लॉजिकल मशीन्स को हम कहते हैं वर्चुअल मशीन्स. ओके, क्लियर. तो बेसिकली हमने क्या किया, सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास रैम है, हंड्रेड्स ऑफ जीबी रैम है. तो उसमें से आपने 4 GB रैम आइसोलेट कर दिया, अलग कर लिया. ठीक है, आपने लाइक लेट्स से 30 GB का स्टोरेज स्पेस आपने अलग कर लिया. आपने 2 कोर का प्रोसेसर अलग अलग कर लिया, और इन सबको लेकर के आपने क्या किया, एक लॉजिकल कंप्यूटर बनाया. इस लॉजिकल कंप्यूटर के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो. तो बेसिकली ये जो पूरा की पूरा हार्ड लॉजिकल जो आइसोलेशन किया आपने आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज का, और फिर ये सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया, ये ऑल टुगेदर एक वर्चुअल मशीन है. ठीक है, ये एक इमेजिनरी मशीन है. आपका कंप्यूटर अगर आप खोलोगे तो आपका रैम पूरा वैसा ही है. 4 GB का रैम अलग किया आपने, कहीं नहीं दिखने वाला है आपको. ठीक है, तो वर्चुअल मशीन इज अ लॉजिकल मशीन. ठीक है, तो लाइक यू हैव अ रियल कंप्यूटर. ठीक है, बट इफ यू हैव अ वेरी पावरफुल रियल कंप्यूटर, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ब्रेक इट डाउन विद द हेल्प ऑफ अ हाइपरवाइजर इनटू स्मॉल पीसेस. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंप्यूटर है अगर आपके पास. ओके, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंप्यूटर है, जस्ट इमेजिन दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर. वन सेकंड. So just say this is my computer. This is strong and very powerful with the help of a hypervisor. Okay, you can split this computer into small pieces. Okay, in one of the pieces you have just given 4 GB of RAM. Okay, and you have given 2 core of processor, and maybe like you have given like 20 GB of storage hard disk. Okay, so this thing is a virtual machine. On this same computer, you can create one more virtual machine, but in this second virtual machine, you are giving like let's say 12 GB of RAM. Okay, we are giving like let's say 4 core of CPU, and maybe like 160 GB of hard disk. This is also a virtual machine. So on one computer you can create hundreds of virtual machines depending on how much strong the computer is. Okay, so basically virtual machine is an isolated is a logical computer. Virtual machine is a logical computer. Okay, clear. This same virtual machine, if created in AWS, it should be called EC2 instance. So guys, if you are coming from a background of AWS, you have seen a lot of things in AWS. जैसा कि you have seen like networking in AWS, you have seen maybe like storage in AWS. So you know Amazon gives everything a different name.
जैसे उन लोग नेटवर्क को सीधा सीधा नेटवर्क नहीं कहते, वो लोग कहते हैं उसे वीपीसी। Amazon लाइक सीधा सीधा हार्ड डिस्क को या वर्चुअल हार्ड डिस्क नहीं कहता है, वो बोलता है ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, सेम वो लोग वर्चुअल मशीन को सीधा सीधा वीएम नहीं कहते, इंस्टेंस कहते हैं वो लोग, EC2 इंस्टेंस। सो ध्यान में रखिए, अगर आप Amazon की स्टडी कर रहे हो, इफ यू आर लर्निंग Amazon, ठीक है, यू हैव टू कॉल इट इंस्टेंस। ओके, दिस इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड इन Amazon वेब सर्विसेज. So EC2 instance is equal to a virtual machine. So ever since like you have been creating a virtual machine, you are calling it a guest machine or a virtual machine. ठीक है, logical machine कुछ बोल रहे थे आप. Now you are adding one more term. If this machine is created in AWS, it will be called EC2 instance. So guys, if I want to explain you about EC2 instance, there are various types of it. So when you want to create EC2 instance, you have to understand there are various types of EC2 instance. For example, the first type of instance is general purpose. Okay. Second type of instance is like, let's say, it is called compute optimized. Third kind of instance is like, let's say, um, it is memory optimized. The next instance, fourth one, is accelerated. Fifth one is storage. And the sixth one is like storage optimized. And the last one is HPC instance. Okay. So guys, 6 टाइप से EC2 इंस्टेंस के. ओके, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस. अभी जरूरत कैसी है आपकी, वो हिसाब से आप इंस्टेंस चूज कर सकते हो. जैसे कि ये आप नहीं डिसाइड करोगे एनीवे, आप समझोगे अपनी एप्लीकेशन को इन द फर्स्ट प्लेस. आपका एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर को कैसे कंज्यूम करता है, फिर आप डिसाइड करोगे इनमें से बेस्ट कंप्यूटर आपके एप्लीकेशन के लिए कौन होगा. मतलब कि मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ, आप इंस्टेंस बोल लीजिए उसको, वर्चुअल मशीन है ये. ठीक है, तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है आपके एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है. क्या आपका एप्लीकेशन ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज करता है या ज्यादा प्रोसेसर यूटिलाइज करता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, चूजिंग अ रॉन्ग इंस्टेंस कैन बी एक्सपेंसिव टू यू. पैसे बचाने का काम करना है अगर आपको आपके एप्लीकेशन को करेक्ट अमाउंट ऑफ रैम या सीपीयू या फिर आपका ग्राफिक्स या स्टोरेज चाहिए, तो करेक्ट स्टोरेज या करेक्ट ग्राफिक्स या फिर करेक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी या फिर प्रोसेसिंग अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो, आपका एप्लीकेशन क्रैश ना हो या फिर अच्छे से वो रन हो सके, इसलिए अगर आपको करेक्ट डिसीजन लेना है तो आपको ये 6 टाइप के इंस्टेंस को समझना है. द फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्टेंस इज जनरल पर्पस इंस्टेंस. जनरल पर्पस इंस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है. यूजुअल रेगुलर केसेस के लिए ये बना है, इसका नाम में ही है ना जनरल पर्पस. तो रेगुलर पर्पस है, डेली नीड्स है, एक एवरेज एप्लीकेशन है आपका. ठीक है, उसके लिए जनरल पर्पस इंस्टेंस बेस्ट सूटेबल है. इस टाइप के इंस्टेंस में इक्वल प्रपोर्शंस ऑफ मेमोरी, सीपीयू एंड नेटवर्क मिलता है आपको. मेमोरी मतलब रैम होता है. ठीक है, तो जनरल पर्पस इंस्टेंस में रैम, प्रोसेसर और नेटवर्किंग का एक अच्छा रेशियो मिल जाता है, एक एक लाइक हेल्दी रेशियो मिलता है यहाँ पे. ठीक है, तो फॉर एवरेज एप्लीकेशन जो रेगुलरली आप यूज करते हो, उसके लिए जनरल पर्पस इंस्टेंस सही है. लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा ही एक स्पेशल एप्लीकेशन है जो कंपैरेटिवली सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज करता है, रैम पे डिपेंडेंसी कम है, वो सीपीयू ज्यादा यूज करने वाला है, तो अगर आपको ज्यादा सीपीयू देना है तो द सेकंड टाइप ऑफ इंस्टेंस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस, दैट इज गुड फॉर यू. तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस इज गोइंग टू गिव यू हायर डेंसिटी ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, कंपेयर टू रैम. Vice versa, memory optimized instance is something that is going to give you larger amount of memory compared to your processor. So let's imagine हम लोग इंस्टेंस के साइज को यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, और Amazon के डेफिनेशंस भी देख लेते हैं. तो जस्ट यू हैव टू गो ओवर हियर एंड ऑन गूगल you just have to search for AWS EC2 Instance Types. यहाँ पहला ही ऑप्शन आ गया है, तो जस्ट सर्च दिस और पहला ही पेज जो है AWS EC2 Instance Type,
इसे लॉन्च कर लीजिए। एक्चुअली दिस इज नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर, वन सेकंड गाइस। इंस्टेंस टाइप्स, yes, this is the page that we are looking for. So guys, here if you see general purpose instance provide a balance of compute, memory and network resources. Can be useful for variety of diverse workload. These instances are ideal for application that use this resource in equal proportion, such as web server, code repository, या फिर आपका डोमेन कंट्रोलर हो सकता है, या फिर नेम रेजोल्यूशन डीएनएस सर्वर्स हो सकते हैं. So guys, that is a general purpose instance. इसमें जो अल्फाबेट्स वगैरह दिए ना, आई विल कम बैक टू दिस. ओके, आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन. इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है मेमोरी ऑप्टिमाइज, कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस. जैसे कि इमेजिन द 67GN. दिस इंस्टेंस ना, इन दिस इंस्टेंस इफ यू सी द सीपीयू एंड द मेमोरी, तो एक मशीन जहाँ पे 8 वर्चुअल सीपीयू आपको मिल रहे हैं, वहां पे रैम कितना है, सिर्फ 16 GB. जहाँ पे 16 वर्चुअल प्रोसेसर्स मिल रहे हैं आपको, वहां पे रैम 32 GB है. मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस में कंप्लीटली अलग है. यहाँ देखिए, आपको 16 GB, 16 कोर के 16 वर्चुअल प्रोसेसर्स के साथ 16 वर्चुअल प्रोसेसर्स, आपको 32 GB मेमोरी मिल रहा है. ये कॉम्बिनेशन को नोट करिए, 32 GB मेमोरी तब मिल रहा है जब आपके पास 16 वर्चुअल प्रोसेसर्स है. लेकिन मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस में अगर आप जाओ और इंस्टेंस को कंपेयर करो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस R7G पे अगर हम जाते हैं, तो जहाँ पे 32 GB रैम है, वहां सिर्फ 4 वर्चुअल प्रोसेसर्स है. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस में 32 GB रैम के साथ 16 वर्चुअल प्रोसेसर थे. यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही वर्चुअल प्रोसेसर है ना. ओके, अगर आप गलत चूज कर लेते हो, जस्ट इमेजिन आपके एप्लीकेशन को चाहिए था 64 GB ऑफ रैम, आपने ये इंस्टेंस चूज किया C7GN 8x लार्ज इंस्टेंस. ओके, सो इमेजिन करिए, for your application where you required 64 gigs of memory, you are choosing the highlighted instance. Okay, and this instance is providing you with 32 virtual processors. Now you have a memory resident application. Your application is going to pull a lot of data that is going to stay on your RAM. So the problem here is, if you are going to just store your information on RAM and you are not going to use your processor, you are wasting the cost of reserving 32 virtual processors. Okay, यार फिर मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आपके लिए सही है ना, 4 वर्चुअल प्रोसेसर्स मिल जाते 64 के साथ, है ना. तो गाइज लाइक, आप है ना, जब यूज ही नहीं कर रहे हो प्रोसेसर, तो ऐसी मशीन क्यों बना रहे हो जिसमें प्रोसेसर बहुत ज्यादा है. दैट इज द पॉइंट. ठीक है, Amazon provides you an option like you have large density of memory with very less combination of processor. To choose a machine that is ideal for your requirement. If you vice versa, if you require like a healthy combination of RAM and processor, ठीक है, you need a healthy combination of RAM and processor, go for general purpose. Okay, in general purpose instance with 64 GB of memory, you get 16 virtual processors. Whereas in memory optimized instance, okay, with 64, ठीक है, with 64 gigs of memory, you get 8 GB of RAM. Okay, I'm sorry, you get 8 virtual processors with 64 GB of memory. मतलब 64 GB RAM के साथ, 64 GB RAM के साथ आपको 8 वर्चुअल प्रोसेसर मिल रहे हैं मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस में. कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस के अंदर 64 GB मेमोरी के साथ 32 प्रोसेसर्स मिल रहे हैं वर्चुअल प्रोसेसर, और जनरल पर्पस में आपको 16 मिल रहा है. 64 GB के साथ 16 प्रोसेसर्स, वर्चुअल प्रोसेसर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे. ओके, सो गाइज, अगर आपको एक हेल्दी बैलेंस चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करिए, जनरल पर्पस यूज करिए. ये इक्वल प्रोपोर्शंस में रखता है ना, रैम ज्यादा है ना प्रोसेसर ज्यादा है, दोनों को एक अच्छे कॉम्बिनेशन में रखता है. कंप्यूट ऑप्टिमाइज में प्रोसेसर ज्यादा होता है, रैम बहुत कम होता है. तो जो आपके एप्लीकेशंस ज्यादा प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, तो लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करने, अगर आपको बड़े अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने, राइट, मेडिकल कैलकुलेशंस करने. ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करना है, या बहुत ज्यादा प्रोसेसर हंग्री एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, प्रोसेसर डिपेंडेंट एप्लीकेशन है आपका, और आपके एप्लीकेशन को रैम ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत रैम होगा तो काफी हो गया, प्रोसेसर ज्यादा चाहिए, तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, क्योंकि आप रैम में पैसे वेस्ट नहीं करोगे यहाँ पे. Whereas
जब आपके एप्लीकेशंस राइट बहुत ज्यादा रैम को डिमांड करने वाले, प्रोसेसर ज्यादा काम का नहीं है आपका, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आपके लिए बेस्ट है। ओके, सो गाइस दिस इज नॉट फॉर वन सर्वर, आप एक सर्वर नहीं बनाने वाले हो। Maybe a company has a requirement of thousands and literally hundreds of thousands of servers on AWS. Okay, so there are companies those have hundreds and thousands of servers, and there are companies who have lakhs of servers in AWS. ठीक है, Netflix is one example. Netflix के 1 लाख से ज्यादा सर्वर है AWS के ऊपर। ओके, सो व्हेन यू हैव सच ए ह्यूमंगस डिमांड, इतनी ज्यादा डिमांड, इतने सारे सर्वर्स अगर आप बनाने वाले हो, तो हर सर्वर में थोड़े थोड़े से पैसे बचाने से आप बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हो। ये Amazon आपको प्रोवाइड कर रहा है विथ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो AMD EPYC बेस्ड मशीन है, जहाँ पे 8 NVIDIA H100 टेंसर कोर GPUs है। तो अगर आप कोई सिमुलेशन रन करने वाले हो, ठीक है, या तो फिर कोई तरीके की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट की रेंडरिंग, या डेटा पैटर्न मैचिंग करने वाले हो, या कोई गेमिंग सर्वर होस्ट करने वाले हो, जहां पे आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग आपकी नीड को सॉल्व करेगा। दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू ग्राफिक्स कार्ड। इन ऑल दीज इंस्टेंस यू गेट वेरियस डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पे ना एनवीडिया के टेंसर कोर जीपीयूज है। दूसरे कहीं पे जाएंगे हम लोग तो एनवीडिया का वापस टेंसर कोर A100, तो एनवीडिया के 80 जीपीयू है यहाँ पे। ओके, आई हैव नॉट मच वर्कड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। तो वेरियस डिफरेंट इंस्टेंस हैव जनरली यहाँ पे एनवीडिया के ज्यादा प्रोसेसर है। ओके, तो आप यहाँ पे एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, और ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग से आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो रेंडरिंग, सिमुलेशंस, डेटा पैटर्न मैचिंग एंड सो ऑन, आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। ओके, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस ऑन द अदर साइड, ये वो इंस्टेंसेस है जहाँ पे NVMe SSD मिलती है आपको। क्लियर? ये बेस्ट है अगर आप अपने सर्वर्स के ऊपर अगर कोई डेटाबेस रन करने वाले हो, SQL, नो SQL, इट कैन बी Cassandra, इट कैन बी MariaDB, MongoDB, ठीक है, एनी काइंड ऑफ, अगर आप डेटाबेस सर्वर रन करने वाले हो, ठीक है, तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, एक और एक डेट टाइप का डेटाबेस आता है, इन मेमोरी डेटाबेस, जैसा रेडिस। इफ यू आर गोइंग टू यूज रेडिस ना, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि रेडिस क्या करता है, या ऐसे टाइप के मेमोरी, इन मेमोरी जो कैशिंग होती है, वहां पे रैम ज्यादा यूज होता है। रैम के अंदर आपके डेटाबेस के जो रिसेंटली यूज्ड रिकॉर्ड्स है वो कैश होते हैं। तो memory optimized instance is good for in-memory database servers. Okay. Whereas accelerated computing is beneficial if you have an application that is going to benefit from graphics card. And finally, like storage optimized instance is best. Okay. If you are going to host a database server that is going to perform like thousands of IOPS onto your storage, okay, or maybe millions of IOPS onto your storage, and you need large size NVMe SSDs, okay, so then basically storage optimized instance is best for you. And finally, we have HPC, high performance computing optimized instance as well. Okay. So high performance computing instances are purpose built to offer the best price performance for running HPC workload at scale on AWS. HPC instances are ideal for applications that benefit from high performance processors such as large complex simulations and deep learning workloads. ठीक है, so यहाँ पे बहुत limited instance है, HPC में आपको ज्यादा instance नहीं मिलेंगे, and these are like really very good instances. पर गाइज इनसे अच्छे इंस्टेंसेस अगर आपको चाहिए, और भी ज्यादा रैम या और भी ज्यादा प्रोसेसर वाले, तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज में बेटर इंस्टेंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो 64 GB रैम तक के इंस्टेंस है, और यहाँ पे अगर कुछ इंस्टेंस अगर आप देखने जाओ तो ज्यादा साइज के रैम चाहिए अगर आपको। ओके, ज्यादा प्रोसेसर चाहिए, वर्चुअल प्रोसेसर, तो हियर यू हैव सम इंस्टेंस विद अप टू 192 वर्चुअल प्रोसेसर्स, है ना, ठीक है। इससे भी ज्यादा चाहिए तो मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस के अंदर जो हाई मेमोरी इंस्टेंस है, हियर यू विल फाइंड द बेस्ट, द मोस्ट पावरफुल इंस्टेंसेस which are most suitable for SAP HANA, ठीक है, deployment in the cloud या in memory database for large environments. Fine. These are instances which carry terabytes scale of RAM, ठीक है. The maximum, the largest instance goes up to 24 terabytes of RAM. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ड डिस्क, 24 टेराबाइट हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, रैम की बात कर रहे हैं। इस इंस्टेंस में 24 टेराबाइट रैम है,
और 448 वर्चुअल प्रोसेसर्स है, ठीक है ना, क्लियर? तो गाइज रिमेंबर दिस, these are completely like instances that are very different, ठीक है, बहुत पावरफुल इंस्टेंसेस है यहाँ पे जो अवेलेबल है AWS में। अभी देखिए हम लोग इन कोड्स को देखना स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी देखिए जैसा M7i लिखा है, अगर आई है, ठीक है, अगर आई है तो ये समझ लीजिए आप इंटेल का प्रोसेसर है ये। तो जैसा ये 4th जनरेशन इंटेल Xeon स्केलेबल प्रोसेसर, ठीक है, ये वापस आई फ्लेक्स है, ये वापस से इंटेल प्रोसेसर होगा, दिस अगेन हैज टू बी इंटेल Xeon स्केलेबल प्रोसेसर। लेकिन अगर ए लिखा है, ए M7a, तो ये AMD प्रोसेसर है, तो दिस इज AMD EPYC प्रोसेसर। लेकिन अगर जी लिखा है ना ये, तो ये Amazon का सेल्फ ग्रोन चिप है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन चिप, ओके। अभी ये ग्रेविटेशन 3 है, इससे पहले था ग्रेविटेशन 2, जैसा M6G अगर देखेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो इसमें ग्रेविटेशन 2 था। तो Amazon ने खुद के प्रोसेसर मैन्युफैक्चर किए जो ARM आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, फाइन। अभी ARM आर्किटेक्चर इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपके मोबाइल फोन में वो जो मीडिया टेक या स्नैपड्रैगन का जो चिप है वो ARM बेस्ड चिप है। उसका डिजाइन जो है ना ARM आर्किटेक्चर पे हुआ है। उसी ARM आर्किटेक्चर पे एप्पल ने अपना चिप अभी लॉन्च किया, जो M1 और M2 चिप है एप्पल के, ARM आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ARM आर्किटेक्चर की जो स्पेशलिटी है, जो इसकी जो सब में इंपॉर्टेंट चीज है, ये लेसर पावर कंज्यूम करता है, और ये कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल जो इंटेल के चिप्स है या फिर आपके AMD के चिप्स है, उनसे बहुत फास्ट होता है ARM, ठीक है। ARM चिप फास्टर है इंटेल से, और कंपैरेटिवली ये जो है ये लेसर पावर कंज्यूम करता है, और क्योंकि कम इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करने वाला है, इट इज गोइंग टू लाइक हीट अप वेरी लेस, बहुत कम हीट अप होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, बिकॉज ऑफ विच, आपका जो मोबाइल फोन है इन विच यू हैव अ स्नैपड्रैगन चिप या मीडिया टेक चिप, तो दिस मोबाइल फोन गिव्स यू अ बैटरी लाइफ ऑफ एन एंटायर डे, ओके। एंड दिस चिप इज वेरी फास्ट, इट कैन रन योर एप्लीकेशंस वेरी स्मूथली। ARM चिप्स बहुत स्मूथ और फास्ट होते हैं, ठीक है। तो Amazon ने ARM आर्किटेक्चर पे अपना ग्रेविटेशन प्रोसेसर लॉन्च किया है, उसके ऊपर उन्होंने डेवलप किया अपना ग्रेविटेशन प्रोसेसर, ओके। तो अगर आपको इन लिनक्स या यूनिक्स वर्कलोड रन करना है तो दिस इज गुड फॉर यू। ARM चिप्स के ऊपर, ARM आर्किटेक्चर के ऊपर यू कैन नॉट रन विंडोज लोड, विंडोज वर्कलोड आप ARM चिप के ऊपर रन नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। तो विंडोज के साथ ARM नहीं चलता है, मतलब विंडोज कैनॉट वर्क विद ARM, इट वर्क्स विद इंटेल एंड AMD प्रोसेसर, ओके। तो x86 जो आर्किटेक्चर पे बेस्ड जो प्रोसेसर है, ठीक है, विंडो इंटेल के या फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट बिकम्स अ बिट कंफ्यूजिंग। तो ये देखिए x86 आर्किटेक्चर, इसके ऊपर डेवलप होता है आपका इंटेल और AMD। तो आपका इंटेल और AMD के जो चिप्स है वो x86 आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है, इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और ये आर्किटेक्चर के ऊपर आप विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स ये सब चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दूसरे आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ARM आर्किटेक्चर, इसके ऊपर आपका एप्पल M1 और M2 के चिप बेस्ड है, AWS का ग्रेविटेशन चिप बेस्ड है, और फिर आपका जो स्नैपड्रैगन है मोबाइल का, या फिर मीडिया टेक चिप है, ये सारे चिप्स जो है ये ARM आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ओके। यहाँ पे आप विंडोज नहीं रन कर सकते हो, विंडोज रन नहीं होता है अभी, करंटली रन नहीं होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कुछ स्टेटमेंट था, इन द फ्यूचर रिलीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू सपोर्ट ARM। ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सॉफ्टवेयर ARM आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली लिनक्स और यूनिक्स यहाँ पे रन हो सकते हैं, ओके। सो गाइज अगर आप जी देखते हो किसी भी मॉडल में, ठीक है, तो जी स्टैंड्स फॉर Amazon's ग्रेविटेशन प्रोसेसर। ग्रेविटेशन प्रोसेसर्स आर 40% cheaper in price performance compared to Intel ones, the previous generation Intel process, okay। तो guys धीरे धीरे Intel like is
स्लोइंग डाउन, इंटेल लाइक उतना फास्ट या उतना इनोवेशंस नहीं कर रहा है. Companies are looking towards other solutions. In fact, Apple type of company, they have manufactured their own chip. They are not looking towards Intel or AMD. They have manufactured their own chip. In fact, these days on AWS data centers, okay, Amazon is like boosting Amazon is boosting their own homegrown gravitation chip. So guys, please remember these things. These are really important things. Okay. So your gravitation processor can be cheaper compared to its competitor Intel या फिर AMD processor. ठीक है? And that will only be available in AWS infrastructure. Okay. So guys, as in this lecture we have discussed about EC2. We have only talked about EC2 क्या है? EC2 एक hypervisor नहीं है. ये एक orchestrator type of चीज है. It is an orchestrator, truly speaking. Users can access EC2, use EC2 and tell it to launch instances. And EC2 goes to the physical servers behind it. And there it launches the server virtual machines called EC2 instance. Okay. So EC2 is not a hypervisor. ये पहली बात याद रखनी है आपको. Okay. अभी when we create EC2 instance, ये 6 टाइप के इंस्टेंस होते हैं. इन्हें ध्यान में रखना है. तो whenever you are launching an instance, ठीक है, you have to understand the behavior of your application. और जस्ट इमेजिन करो, आप नहीं जानते हो आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेंगे, उसे ज्यादा रैम चाहिए, ज्यादा प्रोसेसर चाहिए, तो आप जनरल पर्पस इंस्टेंस लॉन्च करो. इट गिव्स यू अ बेटर लाइक डेंसिटी ऑफ रैम एंड प्रोसेसर, अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड प्रोसेसर, एक हेल्दी रेशियो देता है वो. And after deploying your application on such general purpose instance, you can now monitor your application to identify is your application dependent on CPU or RAM, and then make a wiser decision by selecting a proper instance to run your application. ठीक है? If you're running an application on a general purpose instance and you're just using more RAM and your processor is not being utilized, okay, it means your application is a memory resident application. And since it is not using much of your processor, you're wasting the cost by like provisioning processor that was not being used by your application. Okay. And unnecessarily you're paying the cost for such unused processing power. Okay. So it will be better अगर आप memory optimized instance में turn कर दो, modify कर दो आपके instance को. So instance आपका change भी हो सकता है. A general purpose instance can be changed into like memory optimized instance. That is also possible. So guys, this was the objective. In this lecture, we had to understand about EC2. So guys, आज का हमारा जो objective था, हमें EC2 को समझना था. ठीक है? So guys, if you have any suggestion for any other lecture, ठीक है? You want to see anything else, you can give a suggestion, you can request for the said session in the comment area. Okay, so in the comment area, if you have any feedbacks, if you want any special lectures, so you can tell us. We'll definitely try and arrange them. So guys, if you have not subscribed to this channel, subscribe कर लो. In future जो भी lectures होंगे उनकी links आपको मिल जाएंगी, और वो lectures कोई अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल के ऊपर, यू विल बी गेटिंग ऑल दोस नोटिफिकेशंस एज वेल. सो गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही. ओके, विल कम बैक विद अनदर लेक्चर वेरी सून. थैंक यू गाइज, गुड डे, गुड बाय.